अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। बेटा सबसे पहले तो ये बताइए मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर मी? कौन-कौन ऑनलाइन है? रूज असलम, मारिया, नफीसा, समर और महकुनिसा। बेटे कैन यू हेयर मी? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? मुझे बताइए बेटा, कैन यू हेयर मी? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए अब बाकी स्टूडेंट्स को वैसे मैंने भी ग्रुप में मैसेज कर दिया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि लिंक का इशू था हमारी तरफ से, तो माइट भी स्टूडेंट्स जो है वो इस वजह से अभी ऑनलाइन नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मीनवाइल जो भी स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं।
ओके जी स्टूडेंट्स, काफ़ी वेट कर लिया है मैंने बिकॉज़ थोड़ा इशू था हमारी तरफ से, बट आई थिंक स्टूडेंट्स अभी मॉर्निंग की क्लास में यूजुअली कम ही आते हैं। आई डोंट नो क्या रीज़न है। 11 स्टूडेंट शो हो रहे हैं सिर्फ मेरे पास। वेल, कैसे आप सब लोग ठीक हैं? और अच्छा, मुझे डिस्कस किया था आपके साथ कि आपके जो एनसीपीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी इसमें मिस्टेक्स हैं और वो भी आपकी करेक्ट हो जाए, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने जो उसके अंदर एनसीपीज़ हैं उसमें जो भी मिस्टेक्स है वो करेक्ट कर ले, सब की इस्लाह हो जाए, सबको समझ आ जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है। बट मुझे अभी भी सिर्फ ठीक है, मैंने आपको बताया था कल ने मुझसे फीडबैक लिया था। कल एक और स्टूडेंट ने मेरे साथ अपने एनसीपी शेयर किए थे, सारा मॉरिस ने, और इसके अलावा सिर्फ जेनिफर ने शेयर किए हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या रीज़न है जी, ज़रा आप मुझे बताइए। कल तो मुझे ये रीज़न दिया गया था कि शायद कुछ स्टूडेंट जो है वो रास्ते में हैं, कुछ को नेटवर्क का इशू है और इस तरह की सारी चीज़ें। तो अब क्या मसला है? मुझे यही 2-3 स्टूडेंट्स के अलावा किसी ने एनसीपीज़ नहीं शेयर किए। व्हाट इज़ द रीज़न? आपने फिर इसका मतलब एनसीपीज़ बनाए ही नहीं हैं, और अगर बनाए हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो एनसीपीज़ हैं वो परफेक्ट हैं, उन्हें किसी किस्म के किसी फीडबैक की ज़रूरत नहीं है, टीचर की तरफ से किसी फीडबैक की ज़रूरत नहीं है। क्या रीज़न है ऐसा? जी, मुझे जवाब चाहिए। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, 48 स्टूडेंट्स हैं मेरे, और आई नीड आंसर। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, एक काम दे रही हूँ, और कोई मुझे रुकैया, आज मिल जाएंगे। आज मिलने से क्या होगा? आज आपकी क्लास है। मैं भी आपको क्या मतलब, मैं आपको जो टाइम दे रही हूँ, मैं क्यों दे रही हूँ? आज आप कह रहे हो, कल तो आपकी क्लास ही नहीं है। इट मीन्स कि अब हम मंडे को उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और कोई चीज़ें नहीं है। मैंने आपको बड़े डिटेल में ये चीज़ें समझा दी हैं कि अब टाइम बहुत कम है, यू पीपल हैव टू बी सीरियस। लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों समझ नहीं रहे। मतलब टीचर की ही सिर्फ जिम्मेदारी रह गई है कि वो रोज़ आके आपको जो है वो रियलाइज़ करवाए, लेकिन आपने अपनी ही मर्ज़ी करनी है। जी जेनिफर, आप क्या कह रहे हो? ये जो आपने मुझे सेंड किया है ये कह रहे हो आप? मैकुन, अच्छा नहीं, वो आपका है, नीचे वाले मैकुन निसा के हैं। अच्छा, ठीक है। जी जनाब, मुझे जवाब चाहिए बाकी स्टूडेंट से। क्यों आप लोग इनसे भी शेयर नहीं कर रहे? और रोज सारे नहीं बनाए तो कोई बात नहीं। मैंने आपसे ऐसा कुछ कहा किसी स्टूडेंट से कि मुझे सारे एनसीपी सेंड करें? आप सारे बना लेंगे तो फिर उसमें मिस्टेक्स कौन निकालेगा? आपने 1 बनाए हैं, 2 बनाए हैं, आप एटलीस्ट मुझे सेंड तो करें ताकि मैं उस पर आपको फीडबैक दूँ।
जी, बहुत शुक्रिया उरूज असलम, आप सेंड कर दें तो। ओके, मीनवाइल में जेनिफर का जो मैंने फ़िलहाल डाउनलोड किया है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी स्टूडेंट भी मुझे पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप पे भेज दे मैसेज करके। अच्छा जी, रीनल एब्सेस पे बनाया है। ओके जी, मुझे बताइए कि सबसे पहले एनसीपी मैंने आपके साथ शेयर किया है। स्क्रीन जो शेयर है वो आपको नज़र आ रहा है? स्क्रीन शेयर आपके साथ शेयर हो रही है? ये बताइए पहले बेटा, कैन यू सी द एनसीपी? मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इससे ज़्यादा और क्या आपके लिए करूँ कि मैं हालांकि ऐसा होता नहीं है ना, इतना टाइम होता है टीचर्स के पास। एंड यू ऑल आर एडल्ट लर्नर, जब आपको एक बार एक चीज़ पैटर्न समझा दिया जाता है, सारी चीज़ें, उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ों को अपना दिमाग इस्तेमाल करके जो है बनाते हैं, सारा कुछ है। मैं एक एक चीज़ पे आपको फीडबैक दे रही हूँ, एक एक एनसीपी, एक एक बच्चे के 10 एनसीपीज है। यू आर 48 स्टूडेंट्स में एक एक का एक एक एनसीपी चेक कर रही हूँ, उस पर फीडबैक दे रही हूँ। फिर भी अगर आपका इस किस्म का बिहेवियर है, मुझे नहीं समझ आ रही बट यू पीपल वांट। ओके, चलें, रीनल नज़र आ रहा है आपको, शो हो रहा है, तो रीनल एब्सेस को हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, रीनल एब्सेस पे बनाया है आपने। असेसमेंट में आपने सब्जेक्टिव डाटा डाला है, पेशेंट वर्बलाइजेज आई फील पेन एंड बर्निंग व्हाइल यूरिनेशन, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव डाटा है आपका, उसमें आपने वाइटल साइंस डाले हैं पेशेंट के, ठीक है। बीपी, टेम्परेचर उसको 100 डिग्री था, ठीक है, क्योंकि जाहिर है अगर पास फॉर्मेशन हुई भी है दैट इज़ इन्फेक्टिव, और उसकी वजह से आपको फीवर तो होना चाहिए पेशेंट को। पल्स आपने लिखी है, रेस्पिरेशन लिखी है, गुड स्किन टर्गर था, सन के नाइज थी, कॉन्शियस था आपका पेशेंट। पेन स्केल भी आपने मेंशन किया है, 7/10 ऑन अच्छा 0 to 10 पेन स्केल, ठीक है। इरिटेटेड था थोड़ा बहुत आपका पेशेंट, फ्लश्ड स्किन, ओके। डायग्नोसिस आपने उसकी पेन की बनाई है। मेक श्योर जेनिफर, अब ऑब्वियसली मैं तो बहुत सारे बच्चों के एनसीपी चेक कर रही हूँ, ये बात पहले ही स्टार्ट में बता दी थी। मेक श्योर कि आपके एक से ज़्यादा एनसीपी में जो है वो पेन की नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं होनी चाहिए, सब में डिफरेंट डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस हों। अच्छा, आपने पेन बनाया रिलेटेड टू, अच्छा इसको हम ज़्यादा बेहतर लिख सकते थे जेनिफर, पेन रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ इन्फेक्टिव फ्लूइड के बजाय हम जाहिर है रीनल एब्सेस है, तो एब्सेस में तो ऑब्वियसली पस फॉर्मेशन होती है ना, और यूरिन में भी उसके पास आ रही है, तो इट मीन्स के पस मौजूद है। तो आप बेटे इसको कर सकते थे, पेन रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ पस इन किडनीज देन एविडेंस बाय पेन। पेन की डायग्नोसिस है, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा जो पेशेंट की डायग्नोसिस होती है या प्रॉब्लम होती है उसका एविडेंस देना होता है, तो इसका एविडेंस पेन स्केल बनेगा। पस इन यूरिन इसलिए नहीं बनेगा कि वो आपका रिलेटेड फैक्टर है, ठीक है, तो पेन स्केल ही बनेगा। हमेशा याद रखिए, जो प्रॉब्लम होती है पेशेंट की उसी का एविडेंस हमें देना होता है। प्लानिंग है आपकी, शॉर्ट टर्म गोल में आपने लिखा है कि आफ्टर 8 आवर्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन पेशेंट वर्बलाइज रिड्यूस पेन। लॉन्ग टर्म में आपने बनाया है कि आफ्टर 3 days ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन पेशेंट विल शो नो साइन ऑफ पेन, ऑल्सो इन्फेक्शन विल बी ट्रीटेड, ओके।
अब ये वही चीज़ें हैं। आपने फिर सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन में रीअसेस लिख दिया है पेशेंट को, इसको चेंज करें। पहले इम्प्लीमेंटेशन होती है बेटे, फिर रीअसेस किया जाता है पेशेंट को। यूरिनरी आउटपुट रिकॉर्ड करें, ठीक है, इनटेक आउटपुट भी मेंटेन करना होगा आपको। और ठीक है, ज़ाहिर इससे आपको पता लगेगा कि पेशेंट कहीं रीनल फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा, इतना ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया उसका जो प्रॉब्लम है। इनकरेज इंक्रीज्ड फ्लूइड एंड मेंटेन एक्यूरेट फ्लूइड्स। अच्छा जेनिफर, इसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप सबसे पहले लिखें, अगर जैसे ठीक है आपने यूरिन आउटपुट का लिखा तो आप प्रॉपरली लिख दें कि इसको हम ज़्यादा बेहतर जिस तरीके से लिख सकते हैं आप लिखें। अगर आपने पेशेंट का फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है वो लिखें सबसे पहले, वो वेदर आपने आईवी से बढ़ाना है या ओरल जो भी उसको देना है आप उसमें लिखें इनकरेज फ्लूइड इंटेक, ठीक है, दैट इज़ इनफ। उसके बाद आप कंबाइन करके नेक्स्ट वाले में लिख सकते हैं कि मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट। उससे हमें ये समझ आ जाएगा कि हमारा पेशेंट कितना इनटेक कर रहा है और कितना उसका यूरिन आउटपुट है, वो लिखें। फिर आप लिख सकते हैं कि आप अपने पेशेंट को रीअसेस करेंगे, बीपी और हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो एनाल्जेसिक्स हैं आई विल प्रेफर कि देखें जब पेशेंट को पेन हो रहा होता है ना बेटा और एक्यूट कंडीशन में होता है पेशेंट, तो उसे पेन किलर्स देने पड़ते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स या फिर जो कॉज है जिसकी वजह से पेन हो रहा है उसे तो हम बाद में ही ट्रीट करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एनाल्जेसिक्स आपके शॉर्ट टर्म गोल में जाते हैं। आप लिखें कि एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन। हाँ, फिर लॉन्ग टर्म गोल जहाँ पे आपने कहा कि आपने साइन ऑफ इन्फेक्शंस को उसके रिजॉल्व करवाना है, पेन को रिजॉल्व करवाना है, वहाँ आप एंटीबायोटिक्स लिख दीजिए प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। और लैब स्टडीज़ की जो मॉनिटरिंग है वो भी आप लिख दें, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये नहीं, इम्प्लीमेंटेशन आपने लिखी है, ठीक लिखी है, मगर इसको लिखने का थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीका जो हो सकता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और उसको हम किस तरह से ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। ओके, रैशनल टू नोट एनी चेंजेस, उसका रैशनल था कि रीअसेस करने का मकसद ही यही होता है। और इट विल इंडिकेट ऑब्स्ट्रक्शन, डिसफंक्शन और सुजेशन ऑफ यूरिन फ्लो। इनटेक आउटपुट से या यूरिन आउटपुट से आपको पता लगेगा। टू मेंटेन हाइड्रेशन एंड गुड यूरिन फ्लो, ठीक है। ठीक है, मोस्टली रैशनल तो ज़ाहिर है जो भी आप इम्प्लीमेंट, फिर ये होगा कि जिस तरह से आप इम्प्लीमेंटेशन लिखोगे ना बेटा, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, फिर उसी के अकॉर्डिंगली ज़ाहिर है आपको रैशनल को भी मैनेज करना पड़ेगा। एवेलुएशन आपकी थी 8 आवर्स के बाद पेशेंट हैज़ वर्बलाइज्ड रिड्यूस्ड पेन। इसमें कितना अच्छा हो जेनिफर आप चलो ऐसे भी ठीक है, आपके पेशेंट का पेन रिड्यूस हो गया। अगर आप इसके साथ पेन स्केल भी ऐड कर दोगे ना, जैसे अगर 7 पे उस वक्त उसका पेन था तो चलो 5 पे आ गया, 4 पे आ गया, वो भी अगर आप लिख दो साथ तो बहुत अच्छा हो जाता। नेक्स्ट कुछ इस तरह से आप बनाए करें तो आप याद रखें कि हम अपनी एवेलुएशन में भी एविडेंसेस को डाल सकते हैं, ताकि मतलब एक ऑथेंटिक हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारी एवेलुएशन है वो ऑथेंटिक हो जाती है। आपने फिर लिखा कि 3 days of nursing intervention patient has shown no sign of pain, infection has been treated. अच्छा, इन्फेक्शन वैसे कंप्लीट कोर्स होता है एटलीस्ट 5-7 डेज़ का, 3 डेज़ में वैसे होता नहीं है रिजॉल्व। चलिए आप अब आपने बना लिया है तो ठीक है, इसको हम रहने देते। सॉरी मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही है
आवाज़ भी अजीब सी हो रही है, वो भी आपको टॉलरेट करनी पड़ेगी, और बार बार डिस्टर्बेंस भी होती है। अच्छा जी, अब महकुद निसा ने भी बनाया है ना, तो महकुद निसा के भी देख लेते हैं। ओके जी, महकुद निसा ने हमारे साथ शेयर किया है, तो ज़रा हम महकुद निसा का भी देख लेते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे बनाया हुआ है। आई थिंक ये किसी टीचर ने चेक भी किया है, ऐसा है। ओके, सब्जेक्टिव डाटा में आपने पेशेंट की वर्बलाइजेशन लिखी है। आई एम फीलिंग एक्सट्रीम फटीग, फीलिंग नोजिया आफ्टर ईटिंग एंड यूजुअली स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर स्वीट फूड्स एंड ड्रिंक्स। ऑब्जेक्टिव में आपने ड्राई माउथ, ठीक है, अगर आपने म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी उसमें, अच्छा बेटे कुछ चीज़ें होती हैं जो गलत नहीं होती, गलत इन द सेंस कि जाहिर है दिस इज़ रियली अंडरस्टूड कि आप खुद भी पेशेंट का म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो चेक कर सकते हो, आपने देखा होगा, तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हो ड्राई माउथ उसकी ऑब्जेक्टिव डाटा में। लेकिन ड्राई माउथ एक ऐसी चीज़ है जो आपके सब्जेक्टिव डाटा में भी आ सकती है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका पेशेंट खुद से भी तो बता सकता है। तो ये तो एक ऐसी फीलिंग है जो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा माउथ ड्राई हो रहा होगा तो मैं खुद से बता दूंगी कि जी मेरा ड्राई माउथ है। और जो ऑब्जेक्टिव डाटा है उसमें भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप म्यूकस मेम्ब्रेन को चेक करते हैं। वीक पल्स है और डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट है आपके पेशेंट का। आपने टेम्परेचर लिखा है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, बीपी लिखा है, ठीक है। आपकी डायग्नोसिस देख लेते हैं। इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब ये वही चीज़ है जो मैंने तलहा को समझाई थी। बेटे इम्पेयर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को पता है इम्पेयर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? पहले मुझे कोई भी स्टूडेंट बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयर्ड? जी बेटे, किसी को नहीं पता? कॉम्प्रोमाइज्ड और बेटर कुछ डिस्टर्ब्ड। बेटा इम्पेयर्ड का बेसिकली मतलब होता है कमी, किसी चीज़ का कम होना। तो अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो फिर लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट आप इम्पेयर्ड से ही समझ जाओगे ना कि इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस से मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस की कुछ कमी है, ठीक है। स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिसेबिलिटी को ले लो या कॉम्प्रोमाइज्ड को ले लो, आपके मैं मीनिंग ले लेती हूँ, तो भी इसका मतलब कमी बनता है ना। तो जब आप वहाँ कमी लिख देते हैं तो फिर आपको नीचे लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पहली बात। दूसरा ये कि ज़रा नंडा की बुक खोल के देखें तो उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस लिखी हुई है न्यूट्रिशन के लिए, दैट इज़ इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो कोई आसमान से नहीं ऐसा होता कि कोई भी चीज़ आपने पकड़ी और इसके ऊपर लिख दी और मैं आपसे कहूँगी जी ओके जी ठीक है, आपने बहुत अच्छी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई है। नर्सिंग डायग्नोसिस आपकी नंडा की लिस्ट में से, नंडा की बुक में से, नंडा के वर्ड्स होने चाहिए, उसके बगैर नर्सिंग डायग्नोसिस गलत होगी। सो आप उसको चेक करें
वर्ड इज इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। अब वो इम्बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि बैलेंस खराब है। अब बैलेंस में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, या तो आप ज़्यादा खा रहे हैं या आपकी न्यूट्रिशन कम है, तो उसमें आ जाएगा कि इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। नफीसा बेटे यही मैं आपको बता रही हूँ। इम्पेयर्ड का जो स्पेसिफिक यानी वर्ड यूज होता है ना, कमी के लिए यूज होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एनीथिंग यानी उसका कम होना, जबकि इम्बैलेंस में आपको यही वर्ड समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सही वर्ड भी जो नंदा की बुक में है दैट इज इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। तो जब आप इम्बैलेंस लिख देंगे तो उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, कमी भी और ज्यादती भी। तो अब आपको अपना सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा डायग्नोसिस बनाने के लिए। इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, या अगर आपका पेशेंट ज़्यादा खा रहा है तो इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, मुझे ये मिस्टेक नहीं नज़र आनी चाहिए और आप चेंज कर लें इसको। ठीक है जी। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाएगा लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली रिलेटेड टू इनटेक इन एक्सेस ऑफ एक्टिविटी। मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या बनाना चाह रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि आपके पेशेंट की इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट मतलब कम ले रहा है, फिर दूसरी तरफ आप लिख रहे हो अगर वो ज़्यादा खा रहा है तो फिर रिलेटेड टू किस वजह से, क्रेविंग की वजह से है ना, आप वो लिख दें रिलेटेड टू क्रेविंग्स फॉर स्वीट फूड्स और ये सारा कुछ। तो वो एक जाहिर है सिर्फ मीठा खाते रहना तो आपकी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हुई ना। इसको चेंज करेंगे, नहीं मुझे समझ आ रही। रिलेटेड टू इनटेक इन एक्सेस ऑफ एक्टिविटी क्या है, एक्सपेंडिचर्स एज एविडेंस बाय वेट लॉस। आई एम स्टिल कंफ्यूज। एक तरफ से आपका सब्जेक्टिव डाटा है कि आपका पेशेंट को क्रेविंग है स्वीट फूड्स के लिए, ड्रिंक्स के लिए, तो ठीक है मैम, बिल्कुल सिर्फ स्वीट्स लेना कोई हेल्दी डाइट नहीं है, तो उसे हम बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं कह सकते। इसलिए इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट तो होगी, बट आपके पेशेंट का वेट भी नहीं लिखा आपने, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका एविडेंस दे रहे हो तो उसके लिए आपके ऑब्जेक्टिव डाटा में पहले तो आपके पेशेंट का वेट होना चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आपके पेशेंट का वेट ज़्यादा है या कम है। यूजुअली जेस्टेशनल डायबिटीज़ में और ज़्यादा अगर क्रेविंग हो रही है और स्वीट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो वेट गेन होता है। लेकिन अगर वेट लॉस हो भी रहा है तो एटलीस्ट आप अपने पेशेंट का, उसका हाइट, उसका वेट और उसकी जेस्टेशनल एज कितनी है, ये चीज़ें मेंशन करें, तब तो आपका डाटा कंप्लीट होगा। उसके बगैर मैं कैसे मान लूँ कि आपका पेशेंट का वेट लॉस हो रहा था या आपके पेशेंट वेट गेन कर रहा था। आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस चेंज कर, पहली चीज़ आपको यहाँ पे अपने पेशेंट का वेट ऐड करना होगा। एटलीस्ट वेट, अगर आप प्रॉपर बीएमआई नहीं भी डालते तो एटलीस्ट पेशेंट का वेट डालिए। और जो डायग्नोसिस है उसे चेंज कीजिए। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगा, फिर वो देख लें आप लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट है या मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट है। और फिर रिलेटेड टू मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज पेशेंट सिर्फ और सिर्फ स्वीट्स के ऊपर जा रहा है, एक बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं ले रहा। सो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगी लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, दैट इज रिलेटेड टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्वीट्स कर दें या क्रेविंग। मेरा 10:30 तक टूवर्ड्स का, हाँ जी। वो वाला सिस्टम देखिए एक और तो उसको आपको चेंज करना होगा। एक्सेसिव जो आप स्वीट्स ले रहे हैं ना या क्रेविंग है, उसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम होगा। फिर आप उसका एविडेंस देखें, अगर पेशेंट का वेट गेन है या लॉस है वो पहले आप ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखें और फिर यहाँ पर आप मेंशन करें। क्योंकि अगर स्वीट्स बहुत ज़्यादा ले रही है तो बेशक इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है उसकी, लेकिन स्वीट्स बहुत ज़्यादा लेने की वजह से, और अगर वो रेस्ट कंटिन्यू करेगी तो उसका वेट गेन होगा। तो इस चीज़ को आई डोंट नो कि आप खुद क्यों कंफ्यूज नहीं हैं। आप इस चीज़ में तो बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में, मैं खुद निशा। इस चीज़ को बेटे आपने करेक्ट करना होगा और फिर मुझे बताना होगा। यहाँ हम स्टॉप करते, यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी सब बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें।
मैं कुन्निसा, यही मैं आपसे कह रही हूँ, आपका पेशेंट है ना, आपने किस पेशेंट की हिस्ट्री ली है, क्या माइंड में रख के आपने, चलो अगर आपने रियल पेशेंट की हिस्ट्री नहीं भी ली है, पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने सबसे कहा था जब आप वार्ड एरिया में जा रहे हैं तो आप रियल पेशेंट्स की हिस्ट्री लें, पहले तो मुझे ये बताओ आपने रियल पेशेंट की हिस्ट्री ली है या नहीं ली है। अगर आपने रियल पेशेंट की हिस्ट्री ली है तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए आपके पेशेंट का वेट लॉस हो रहा था या गेन हो रहा था, पहली बात। दूसरी बात, पेशेंट का अगर आपने नहीं भी ली है या वैसे ही आपने बनाया है, दोनों सूरतों में आपके माइंड में क्या है, आपके पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि जब पेशेंट एक्सेसिव स्वीट्स लेगा और ऑब्वियसली उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी है, प्लस वो प्रेग्नेंट है, तो शायद वो इतना ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं कर रही है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से और एक्सेसिव मीठा लेने की वजह से तो उसका वेट गेन होगा। लेकिन उस चीज़ को आपको ऑब्जेक्टिव डाटा में भी पहले मेंशन करना पड़ेगा। आप देखो कि उसको आपका माइंड क्या कहता है। आप फिर उसको पहले ऑब्जेक्टिव डाटा में उसका जो है वेट लिखो और उसके बाद फिर आप यहाँ पे वेट गेन लिख सकते हो। ये पहले ये ऑब्वियसली इट्स योर एनसीपी ना, ये आपके अपने माइंड की बात है, आपको इसको सोचना पड़ेगा और एक चीज़ डिसाइड करके लिखनी पड़ेगी। ट्वेंटी 5 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास, सिर्फ 20 स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क हुई है। कौन 3-4 स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं मार्क करवाई?
वो भी मार्क करवा लें। ओके बेटे, अटेंडेंस हो गई है, क्लास का टाइम भी फिनिश हो गया है और अभी 10 मिनट्स का आपको ब्रेक दे देती हूँ। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, तो पूरे 10 मिनट के बाद सब बच्चे दोबारा ऑनलाइन आ जाए। ठीक है जी, टेक केयर।